नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली एक सीरीज आई है एडोलेसेंस। दुनिया में लगभग 17-18 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 100 करोड़ लोग इसे देख चुके हैं। यूके में तो व्यूअरशिप का इतिहास ही इसने रच दिया है। एक हफ्ते में 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसे देखा है वहाँ पर। और आम लोगों ने नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री ने भी देखा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने जब इस सीरीज़ को देखा तो उन्होंने जो कहा वो अपने आप में काफ़ी परेशान करने वाला है। उन्होंने कहा एडोलेसेंस हिट्स हार्ड। आखिर क्या वजह कि उन्हें ये कहना पड़ा। साथ ही साथ उन्होंने सलाह दी है कि सारे स्कूल जो हैं वो इसे दिखाएं ताकि पेरेंट्स और टीचर इससे सबक ले सकें, सीख ले सकें। चलिए आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि सीरीज़ कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बात करते हैं, जिन पे हम सबको भी बात करनी चाहिए। एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी हमें डिस्कशन करना चाहिए। तो 4 एपिसोड हैं इस मिनी सीरीज़ में और ये कहानी है एक 13 साल के ब्रिटिश टीनेजर जिमी की, जो अपनी क्लासमेट केटी की चाकू मारकर हत्या कर देता है। क्या वजह होती है कि इतना इतना छोटा बच्चा इस तरह का कदम उठा लेता है। तो 3-4 बड़े मसले जिस पे हम बात करेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले तो ये कि जब पेरेंट्स आखिरी एपिसोड में बैठ के दोनों उसके पेरेंट्स माता पिता डिस्कशन करते हैं तो वो सोचते हैं कि आखिर हमसे गलती कहाँ हो गई। हमें तो लगता था कि बच्चा अपने कमरे में है तो वो सेफ है। तो मैं आपको बता दूं कि यही सबसे बड़ी गलती थी पेरेंट्स की कि बच्चा कमरे में है तो सेफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले कभी हमारे ज़माने में जब हम बच्चे थे तब ऐसा होता था, लेकिन आज जब आपका बच्चा कमरे में है तो वो अकेला बिल्कुल नहीं है, खासकर अगर उसके पास इंटरनेट का एक्सेस है। इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया उसके आसपास मौजूद है और इस इंटरनेट पर ऐसा नहीं है कि सारी अच्छी चीज़ें हैं, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, जो उस पर बुरा असर डालती हैं, जैसे कि एडल्ट कंटेंट, पोर्नोग्राफी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। तमाम तरह का कंटेंट एक क्लिक पर उसके लिए अवेलेबल रहता है। और जिमी के मामले में भी यही हुआ। वो इंटरनेट के जरिए मेनोस्फेयर के लगातार टच में था। अब आप सोचेंगे कि मेनोस्फेयर क्या है। दरअसल मेनोस्फेयर वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और ऑनलाइन मंचों का एक ऐसा नेटवर्क है जिस पर महिलाओं के खिलाफ बात की जाती है, उनके खिलाफ वायलेंस को प्रमोट किया जाता है और बहुत ही नफरत वाली बातें और नफरत को बढ़ावा देने वाली बातें की जाती हैं। ये जो मेनोस्फेयर है ये कथित तौर पर जो मर्दानगी है उसको बढ़ावा देता है और उसमें वायलेंस, गाली गलौज सब कुछ शामिल है, सब कुछ प्रमोट किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि आंकड़े बताते हैं कि ब्रिटेन में 16 से 17 साल के 80% बच्चे, जी हाँ 80% बच्चे मेनोस्फेयर का कंटेंट देखते हैं। वहां पर जो ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं ये बच्चों को उल्टे सीधे ज्ञान देकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा ही एक इन्फ्लुएंसर है एंड्रयू टेड, जो कि महिलाओं के खिलाफ वायलेंस को लगातार प्रमोट करता है। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उसे बैन किया हुआ है। रेप से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक के केस उस पर चल रहे हैं, लेकिन बच्चों के मासूम मन को वो आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जब आपका बच्चा अपने कमरे में अकेला है, इंटरनेट उसके पास है, तो आपका बच्चा क्या देख रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस उम्र के बच्चों की जो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कई बार तो उन्हें अकेलापन लगता है, जिस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या है कि उन्हें आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हमारे दिमाग का जो लॉजिकल थिंकिंग या फिर बिहेवियर को कंट्रोल करने वाला हिस्सा होता है वो 13, 14, 15 साल में नहीं बल्कि 27, 28 साल की उम्र में भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता। मतलब आप कोशिश भी करें तो भी आपको कई बार आपके रिएक्शन आपके कंट्रोल में नहीं होते। तो ऐसे में जो बड़े लोग हैं, पेरेंट्स हैं या जो भी बड़े हैं, उनको निगाह रखनी जरूरी है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। पेरेंट्स को कई बार लगता है कि मेरा बच्चा अब बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में अच्छा है, डिसिप्लिन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो लॉजिकल थिंकिंग है वो भी उसी तरीके से, उसी रैशनल तरीके से सोच पाए। जैसा मैंने आपको बताया कि इस एज में बच्चे को किसी भी चीज़ से प्रभावित करना बहुत आसान है। जब इस तरह का कंटेंट उसकी रीच में आता है तो वो आसानी से उनसे इन्फ्लुएंस हो जाता है और उसी तरह की हरकतें, उसी तरह की सोच डेवलप कर लेता है। तो यहाँ पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल ये बनता है कि वो लगातार अपने बच्चे पर वॉच रखें कि वो सोशल मीडिया पर क्या देख रहा है। दूसरा बड़ा मसला ये है कि आमतौर पर पेरेंट्स या बड़े लोगों को जो घर में बच्चा है वो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट, वैसा स्वीकार नहीं कर पाते। बच्चा, ये जो जिस बच्चे की हम लोग बात कर रहे हैं वो सॉफ्ट है, इंटेलिजेंट है, उसे आर्ट पसंद है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार एक ही चीज़ भरी जाती है कि वो
लड़कियों जैसा है, वो लड़कों जैसा नहीं है, वो मर्द नहीं है, उसकी तरफ लड़कियां अट्रैक्ट नहीं होंगी। शायद पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बच्चा जैसा चाहते थे, जैसे उन्होंने खुद में जो चाहा लाइफ से, वह उसको अपने बच्चे को वैसे ही ढालना चाहते थे। और यही रीज़न था कि पहले उसे फुटबॉल सिखाते हैं, फिर उसे रेसलिंग में डालते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो वीडियो गेम लेकर आते हैं और फिर अल्टीमेटली उसे कंप्यूटर पर खेलने के लिए छोड़ देते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक गलती होगी कि उन्होंने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि बच्चा कंप्यूटर पर है तो वो क्या कर रहा है, और यहीं से बच्चे के लिए जो नुकसान है वो होना शुरू होता है। दरअसल बच्चे को हमेशा सुविधाएं नहीं बल्कि आपका साथ चाहिए होता है। आप बच्चे के आसपास फिजिकली बने रहें, इमोशनली उससे जुड़े रहें, उसके साथ कनेक्टेड रहें। ये बड़ा हैरान करने वाला डेटा है, लेकिन डेटा बताता है कि दुनिया में लगभग 1/3 बच्चे खुद को अकेला महसूस करते हैं। कई बार पेरेंट्स बिजी होते हैं अपने जॉब में, कई बार उनकी दूसरी प्रायोरिटीज होती हैं। ऐसे में बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं लोनलीनेस का शिकार हो जाता है और इसी अकेलेपन या फिर लोनलीनेस में इस तरह के जो हादसे होते हैं वो जन्म लेते हैं। जिमी भी जो ये मर्डर करता है वो सोच समझ के नहीं करता, लेकिन एक लंबे टाइम की एक फ्रस्ट्रेशन होती है उसके अंदर, और उसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से, उसी गुस्से की वजह से वो एक इम्पल्सिव तरीके से कैटी की जान ले लेता है। और ये जो जान लेता है, या फिर जो हम लोग बता रहे हैं गुस्सा नाराजगी क्या है, वो है तीसरा मुद्दा जिसमें हम लोग अभी बात करेंगे। वो तीसरा मुद्दा ये है कि ये बच्चा लगातार बुलिंग का शिकार होता है। हमें लगता है कि बुलिंग बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत ईजी सी चीज़ है और अक्सर सबके साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुलिंग जो है बच्चे पर पूरी लाइफ के लिए अपना एक असर छोड़ती है। स्कूल से लेकर पास पड़ोस तक बच्चे बुलिंग का शिकार होते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया कि एक तीसरी चीज़ में ऐड हो गई, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर भी बुलिंग होती है बच्चों की, और ये जो बुलिंग है ये फिजिकल नहीं होती बल्कि ये इमोशनल होती है। इसमें बॉडी शेमिंग होती है, बच्चे पर गंदे गंदे कमेंट किए जाते हैं, कभी उसके रंग को लेके, कभी उसके वजन को लेकर, और इससे बच्चा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लूज करने लगता है। साथ ही साथ एक फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर, एक गुस्सा, एक नाराज़गी वो भी डेवलप होने लगती है। तो होता क्या कि जब इस तरह की गुस्सा या नाराज़गी जब उसके अंदर घर करती है ना, तो वो दो तरीके से हर्ट करता है। या तो वो खुद को हर्ट करता है या फिर वो सामने वाले को हर्ट करता है। तो इस केस में जिमी ने क्या किया, उसने केटी पर अटैक किया और उसकी जान ले ली। उसने, हालांकि उस जैसे मैंने बताया कि उसने सोचा नहीं था, प्लान नहीं किया था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और अल्टीमेटली इतना बड़ा नुकसान कर बैठता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब जो बच्चे थे उसकी क्लास के, वहाँ पुलिस जाती है, इंक्वायरी करती है, और लड़कियां तो ज़रूर थोड़ा सा दिखाई हैं कि वो परेशान थी, रो रही थी, उसकी जो फ्रेंड्स थी कैटी की, लेकिन जो लड़के थे वो उसको इतना लाइटली ले रहे थे, मजाक कर रहे थे। उनको लगा जैसे कि बड़ी नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि उन तमाम बच्चों की सोच वैसे ही थी। तो ये जो 3 बड़े मसले हैं, इसे बचने का सबसे बड़ा और सबसे आसान और सबसे ज़रूरी तरीका ये है कि हमें पेरेंट्स को या सोसाइटी की, तमाम सोसाइटी को, और जो बड़े लोग हैं उनको बच्चों के साथ एक कनेक्शन बना के रखना चाहिए। उन पर निगाह रखनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। निगाह से मतलब ये गलत बात नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, उसकी कंपनी कैसी है, वो कैसे करता है, और खासकर जब वो सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल करता है तो वहाँ वो किन लोगों के साथ जुड़ा है, ये हमें ज़रूर देखना चाहिए।